Hi friends, how are you? A very good morning to all of you. So today is 8 अक्टूबर। चलिए देखते हैं आज क्या था। आपने देखा होगा कि कल क्या हुआ है श्रीनगर में। एक स्कूल के प्रिंसिपल को मार दिया गया, एक टीचर को मार दिया गया। उससे पहले हमने देखा था कश्मीरी पंडित केमिस्ट को मार दिया गया था, दो सिविलियंस को और मार दिया गया है। वी रियली कंडेम दिस। अब क्या है कि द रेजिस्टेंस फोर्स है एक मिलिटेंट आउटफिट जो कह रहा है कि हमने ये सब किया है। तो अब चलिए बैक टू द पॉइंट, हम आते हैं कि हमारे यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हमें तो यही करना पड़ेगा कि जब हम आईएएस में आए तो हमें बस यही देखना रहना पड़ेगा कि हमारे पेपर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ये हो रहा है श्रीनगर में कि क्यों यहाँ के लोकल सिविलियंस को मारा जा रहा है जिनका कोई कसूर ही नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ इस पे एडिटोरियल आएगा ताकि हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस मेंस के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो हम देखेंगे। अभी आप इसको थोड़ा सा पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं या हमें जो भी न्यूज़ से इनपुट मिलेगा, इन केस एडिटोरियल नहीं भी आया, हमें न्यूज़ से जैसे जैसे इनपुट मिलेगा हम इसको कंसोलिडेट करते रहेंगे। उसके बाद एक पेज वन पे था तंजानियन नॉवलिस्ट जिनको गुरना जो है उनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है। ये बेसिकली लिखते हैं किस बारे में, ये कॉलोनलिज्म के बारे में लिखते हैं, रेफ्यूजी के बारे में लिखते हैं, उनका स्टेटस बताते हैं कि क्या रेफ्यूजी के किस किस हालातों से गुजरते हैं वो। इनकी बहुत सारी नॉवेल्स आई हैं। एक नॉवल है मतलब जो मेन जो हमेशा न्यूज़ में रही, कह लो या हमेशा प्रोमिनेंट उसमें रही, वो थी पैराडाइज। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकते हैं पैराडाइज किसकी नॉवल है। और सिंस 2007 उसके बाद कोई अफ्रीकन है जिसने जीता है, उससे पहले जिम्बाब्वेन की डोरिस लेसिंग थी। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट अफ्रीकन लिखा था। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज मत होना। एक पेज 1 एंड 5 पे था एंटी डिफेक्शन लॉ का। एंटी डिफेक्शन लॉ का नहीं था बेसिकली, उसमें तो यही था ना कि वेस्ट बंगाल का जो स्पीकर है उन्होंने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट मुकुल रॉय के केस में। अब उसमें क्या होता है कि हमें देखना होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ आप जो इसके बेसिक्स हैं वो आप स्टडी करेंगे पॉलिटी में, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर स्पीकर के पास जाता है केस, स्पीकर अगर नहीं डिसाइड करता तो हाई कोर्ट के पास जाता है, तो उतना ही देखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ में कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और कैसे हमने लिखना है। तो वो हमने 26 फरवरी का एनालिसिस सुनिएगा, हमने पूरी एडिटोरियल डिस्कशन की हुई है उसमें। और एज इट इज़ हिंदू का ही पेज हमने उस पर लाया हुआ है, तो आपको ईजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। उसके बाद एक एडिटोरियल पे आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर का था। आई वॉज वेरी हैप्पी कि उसको कुछ अच्छा मिलेगा हमें करने के लिए। बट वो सच ऐसा आर्टिकल नहीं था जो हमें पेपर में सपोर्ट करे। बैड बैंक्स के बारे में था, हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। एक मलेरियल वैक्सीन का था, ये हम ऑलरेडी 5 सितंबर के लेक्चर में बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, तो वो सुन लीजिएगा। दूसरा देखिएगा कि ये इट विल एक्ट अगेंस्ट पी फेल्कीपेरम। ये अब फेल्सीपेरम होता है, फेल्कीपेरम होता है, बेसिकली क्या है, मोस्ट डेडली मलेरिया पैरासाइट ग्लोबली है ये। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट बना लीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि एज पर WHO वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन जो है वो मलेरिया के रिस्क पर रहती है। और अगर हम मोस्ट ऑफ द केसेस की बात करें या डेथ्स की बात करें, वो सब सहारा अफ्रीका में होती है। क्यों होती है कि जो अफ्रीकन रीजन है, 94% के जो केसेस हैं या डेथ्स हैं वो अफ्रीकन रीजन में रिपोर्ट होते हैं, तो इसलिए वहाँ का डिस्प्रोपोर्शनेट रहता है बर्डन। तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया है। दूसरा, एक तो अफ्रीका में रहता है, दूसरा सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट करता है चिल्ड्रंस को। चिल्ड्रंस जो अंडर 5 हैं, जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है, जो वो अफेक्ट होता है मलेरिया से। क्योंकि जितनी भी डेथ्स होती हैं उसकी 2/3 जो डेथ्स हैं वो होती हैं चिल्ड्रंस में। ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनको इग्नोर मत करना, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर 3-4 पॉइंट्स में आएगा तो प्रीलिम्स में कहीं से भी अटैक कर सकता है ये आपको। ठीक है, उस पर एक पेज 8 पे था इंडिया यूके की जॉइंट कंपनी मिलिट्री लेवल ट्रेनिंग एक्सरसाइज। आपको बेसिकली याद रखना है कि एक्सरसाइज अजय वॉरियर किस किस की है। अजय वॉरियर जो है इंडिया यूके की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उससे पहले हमने एक पैसेक्स का भी देखा था, बस बहुत है, उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। एक पेज 1 एंड 8 पे बहुत इंपॉर्टेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सेंटर से कि भैया जो आपने 8 लाख रुपए का ये EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा रखा है फॉर NEET ऑल इंडिया कोटा, ये किस बेसिस पे आप अराइव किए हैं। मतलब कोई बेसिस तो होना चाहिए ना, जो आप ये इनकम लेवल 8 लाख पे पहुंचे हो, किस स्टडी के बेसिस पे, किस बेसिस पे आप पहुंचे हो। क्योंकि आपने जो 103rd अमेंडमेंट एक्ट भी लाई थी जिसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को अप्लाई थे, उसमें आपने लिखा हुआ है कि हर स्टेट अपना डिफाइन करेगी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया। ठीक है, विद रेफरेंस टू इनकम। देखिए आज ज़रूरी तो नहीं है ना, आज आप दिल्ली रह रहे हैं तो आपका खर्चा कुछ और है। अगर आप कोई बैकवर्ड एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ का खर्चा कुछ और है। हो सकता है कहीं पे आपका मंथली खर्चा 10,000 हो, कहीं पे हो सकता है मंथली खर्चा आपका 2 लाख रुपए हो, कहीं पे हो सकता है मंथली खर्चा आपका 1 लाख रुपए हो। तो ये इसलिए स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया था कि वो वहाँ का क्राइटेरिया सेट करेंगे, इनकम क्राइटेरिया। तो जब आपने उसको उस पर छोड़ दिया, तो ये आप ऑल इंडिया कोटा जो ये लेके आए नीट के बेसिस पे 8 लाख रुपीज़, वो किस बेसिस पे लेके आए हैं।
ठीक है, ऑन व्हाट ग्राउंड यू हैव अराइव एट दिस पॉइंट कि आप 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया रखेंगे। तो अभी कुछ इसमें और जो कंसोलिडेटेड जो आएगा विल लेट यू नो। अभी इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, और इससे ज़्यादा आज कुछ ना था न्यूज़पेपर में। इतना ही करिएगा। और एक और बात, परसों आपका एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, और घबराइएगा नहीं। माउंटेन ड्यू की ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट डर के आगे जीत है। और हम लोग अपना आज का सोचते हैं, भगवान हमारे कल का सोच के आज डिसाइड करता है। तो याद रखिएगा, जो होगा अच्छा होगा। हारना नहीं है, हिम्मत नहीं तोड़नी है। और जब एग्जाम देने जाए उस टाइम तो अपने डर को ना, जहाँ बाहर बैग्स रखते हैं ना, जब आप स्कूल में एंटर करेंगे और बैग्स आपको देने पड़ते हैं, वहीं अपना डर भी सबमिट कर देना। डर को अंदर मत लेके जाना। अगर आप डर ले गए, आपको आता हुआ पेपर भी आप नहीं कर पाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंस से साथ जाना, और जो होगा अच्छा होगा ये सोच के जाना। अगर तैयारी करी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। और जो तैयारी की ही नहीं है तो फिर घबराना ही क्यों है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।